प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे वायुदाब क्या है तथा पृथ्वी पर वायुदाब का क्षैतिज और लंबवत वितरण किस प्रकार का है। सबसे पहले वायुदाब की परिभाषा दी जाएगी और इसके पश्चात हम चर्चा लेंगे क्षैतिज वितरण क्या होता है और क्षैतिज वितरण किस किस रूप में पृथ्वी पर पाया जाता है। उसके बाद लंबवत वितरण पर चर्चा रहेगी और उसके बाद कुछ सामान्य जो विशेषताएं हैं वायुदाब के संदर्भ में और पृथ्वी के संदर्भ में, उनको हम बताएंगे। सबसे पहले हम वायुदाब की परिभाषा देने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, जैसे कि बहुत सारी वस्तुएं संसार में, बहुत सारी वस्तुएं हैं संसार में जिनका बोझ होता है। आपका बैग है, उसमें बोझ है। आपकी पुस्तक है, उसमें बोझ है। आपका पेन है, उसमें बोझ है। इसी प्रकार डे टू डे के जो भी आप सामान यूज करते हैं, चाहे घर में यूज करते हैं, बाहर यूज करते हैं, उनमें बोझ होता है। जैसे अन्य वस्तुओं में बोझ होता है, भार होता है, इसी प्रकार वायु में भी भार होता है। समझ गए ना? आपकी पुस्तक है, बोझ है। आपका साइकिल है, बोझ है, उसमें भार है। उसमें जिस प्रकार इन वस्तुओं में भार होता है, इसी प्रकार वायु में भी भार होता है। ये यहाँ वायु दिखाई गई है। ये देखिए, ये जो बॉक्स बनाया है, वायु का बॉक्स बनाया गया है। यानी इसमें बताया गया है कि जैसे अन्य वस्तु में भार है, इसी प्रकार वायु में भी भार है। और भार होने के कारण वायु इस धरती पर दबाव डाल रही है, प्रेशर डाल रही है। और जो ये प्रेशर है वायु का इस धरा पर, इस धरती पर, उसे ही हम वायु दाब कहते हैं। सीधी सी बात है कि भाई जैसे अन्य वस्तु में भार होता है, इसी प्रकार वायु में भी भार होता है। यहां ये वायु ली गई है इतने पोर्शन में, और वायु में भार होने के कारण ये वायु इस धरा पर, इस धरती पर दबाव डाल रही है, जिसे हम एयर प्रेशर या वायु भार कहते हैं। ये आम बोलचाल की शब्दावली में परिभाषा थी। थोड़ी सी और टेक्निकल इसकी परिभाषा की हम बात करते हैं। यहां विद्यार्थियों ये समुद्र तल दिखाया गया। पहले इस डायग्राम को समझिए। इस डायग्राम की सहायता से वायु भार को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इस डायग्राम को समझिए। ये है समुद्र तल आपका, और समुद्र तल पर ये स्तंभ बना हुआ है। स्तंभ बना हुआ है। इतना एरिया है समुद्र तल पर। ये हो सकता है 1 वर्ग सेंटीमीटर हो सकता है 1 वर्ग मीटर हो सकता है 1 वर्ग किलोमीटर हो। समझते हो? 1 वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, यानी चारों जो भुजाएं होंगी 1-1 वर्ग किलोमीटर की होंगी, या 1-1 सेंटीमीटर की होंगी, या 1 मीटर की होंगी। यानी ये समुद्र तल है। और समुद्र तल के किसी क्षेत्र पर, जिसको हम इकाई क्षेत्र भी कह सकते हैं, इकाई क्षेत्र भी कह सकते हैं। इकाई क्षेत्र क्या? 1 सेंटीमीटर ये भुजा, 1 सेंटीमीटर ये भुजा, 1 सेंटीमीटर ये, और 1 सेंटीमीटर ये। या इकाई क्षेत्र जरूरी नहीं 1 सेंटीमीटर हो। 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, या 1 किलोमीटर भी हो सकता है। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। यानी यहां इस डायग्राम को समझिए, उसके बाद हम परिभाषा देंगे। ये समुद्र तल है, और समुद्र तल के किसी विशेष क्षेत्र पर, जिसे हम इकाई क्षेत्र कह सकते हैं, उस पर एक स्तंभ बना हुआ है, और इस स्तंभ में वायु भरी हुई है। वायु का स्तंभ कह लीजिए इसको, वायु का स्तंभ है। और कहां तक फैला है ये? अपर लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की उच्चतम सीमा तक फैला है। और वायुमंडल की उच्चतम सीमा मैंने पहले जब वायुमंडल की परतें समझाई, बताई, उस समय बताया था कि वायुमंडल की उच्चतम सीमा 32,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। समुद्र तल है, वायु का स्तंभ है। वायु के स्तंभ का फैलाव
समुद्र तल से लेकर वायुमंडल की ऊपरी सीमा तक है। तो वायुभार क्या हुआ, इस डायग्राम की सहायता से समझने का प्रयास करें। क्षेत्रीय इकाई पर, ये क्षेत्रीय इकाई है, ये आपकी मैंने अभी बताया था कि क्षेत्रीय इकाई 1 सेंटीमीटर हो, 1 सेंटीमीटर की भुजाएं हो सकती हैं, 1 मीटर की हो सकती है, 1 किलोमीटर की हो सकती है। और क्षेत्रीय इकाई कहां है? समुद्र तल पर। समुद्र तल पर क्षेत्रीय इकाई पर वायु के स्तंभ का भार वायु भार कहलाता है। इसमें मैंने हिंदी में भी यहां लिखा है, समुद्र तल की क्षेत्रीय इकाई पर, यानी ये समुद्र तल पर ये वायु स्तंभ बना है, कहीं पर किसी क्षेत्र में तो बना होगा, यानी समुद्र तल की क्षेत्रीय इकाई पर वायु स्तंभ का भार वायु भार कहलाता है। और इस वायु स्तंभ का जो फैलाव है समुद्र तल से लेकर वायुमंडल की उच्चतम सीमा तक या ऊपरी सीमा तक है। दोबारा फिर सुन लीजिए, समुद्र तल की क्षेत्रीय इकाई पर वायु स्तंभ का भार वायु भार कहलाता है। और यह वायु का स्तंभ समुद्र तल से लेकर वायुमंडल की उच्चतम सीमा तक फैला हुआ। यहां देखिए, समुद्र तल की क्षेत्र इकाई पर वायु स्तंभ का भार वायु भार कहलाता है। यह स्तंभ समुद्र तल से वायुमंडल की उच्चतम सीमा तक फैला है। अगर नहीं समझ में आया हो, तुम्हारा एक घर का एग्जांपल मैं देता हूं। आपके घर में मान लीजिए कोई कमरा है 10 बाई 10 का। 10 का मतलब 10 फुट चौड़ा, 10 फुट लंबा वर्गाकार है। केवल उस कमरे को ले लो, बस उस कमरे की दीवार बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, और कहां तक बना दो इसकी दीवार? उसकी दीवार बना दो जहां तक वायुमंडल फैला है, वायुमंडल की उच्चतम सीमा तक, यानी 32,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक उसकी दीवार बनाते रहो। यानी एक वो स्तंभ बन जाएगा, स्तंभ बन जाएगा, और स्तंभ के अंदर क्या है? वायु भरी है। और वायु जितना बोझ उस 10 बाई 10 के एरिए पर डालेगी वो वायु भार कहलाएगा। यानी यहां दोबारा फिर मैं रिपीट कर, और वो क्षेत्रीय इकाई क्या हो गई आपकी? क्षेत्रीय इकाई हो गई 10 बाई 10, 10 फीट गुणा 10 फीट क्षेत्रीय इकाई है। और वो तो आपके घर का एग्जांपल दिया है। यहां घर के एग्जाम्पल के सहायता से समुद्र तल पर मैं समझाने का चेष्टा कर रहा हूं कि समुद्र तल की क्षेत्रीय इकाई पर वायु स्तंभ का भार वायु भार कहलाता है। और यह स्तंभ समुद्र तल से लेकर वायुमंडल की उच्चतम सीमा तक फैला होता है। कुछ और फैक्ट्स इसके बारे में बता दूं। जो वायु भार है समुद्र तल पर 45 डिग्री लेटीट्यूड पर, 45 डिग्री अक्षांश रेखा पर और 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 1013.25 मिली बार वायु भार है। मानक वायु भार 1013.25 मिली बार है समुद्र तल पर 45 डिग्री लेटीट्यूड पर और 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। अब इसमें आया है मिली बार। मिली बार क्या होता है ये समझिए। मिली बार एक फोर्स है, एक ताकत है जो 1000 डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर होती है। सॉरी, जो मिलीबार क्या है? मिलीबार एक फोर्स होती है जो 1000 डाइन के बराबर होती है। और 1000 डाइन जो फोर्स किस पर? 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1000 डाइन फोर्स लगाएंगे तो 1 मिलीबार हो जाएगा। ये बनाया है ना डायग्राम, यहां देखिए, ये 1 सेंटीमीटर यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, यानी 1 सेंटीमीटर पर 1 वर्ग सेंटीमीटर पर अगर हम 1000 डाइन की फोर्स लगाएंगे तो वो 1 मिलीबार हो जाएगा। अब आपको डाइन भी नहीं पता, डाइन क्या है? डाइन भी लिखा है,
डाइन इज ए यूनिट ऑफ फोर्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वेट ऑफ 1 मिलीग्राम। एक डाइन 1 मिलीग्राम के बराबर होता है। ये जो मैंने बताए हैं मिली बार क्या है, डाइन क्या है, ये आपको प्रश्न में वहाँ एग्जाम में लिखेंगे या नोट्स बनाएंगे, उसमें बेशक इंक्लूड ना करें। हाँ, इसको याद रखने के लिए क्वेश्चन के बैक साइड में इन फैक्ट्स को लिख लें, क्योंकि कभी ना कभी ये काम आ जाती हैं चीजें। जो वायु भार है धरती पर एक जैसा नहीं है, उसमें वेरिएशन है, उसमें भिन्नताएं हैं। क्या भिन्नताएं हैं? जो वायुदाब है वो मौसम के अनुसार सीजनली, ड्यूनली एंड स्पेशली बदलता रहता है। सीजन के अनुसार और दिन की अवधि में भी बदलता रहता है। ड्यूनरल, दिन की अवधि में, यानी दैनिक परिवर्तन भी इसमें होते रहते हैं। और मौसम के अनुसार भी वायु भार बदलता रहता है, और स्पेशली स्थान के अनुसार भी वायु भार बदलता रहता है। यानी वायु भार हर जगह, हर मौसम में, हर दिन एक समान नहीं। सीधी सी बात बताऊं तो मैं, इसमें बदलाव होता रहता है। जो वायु भार औसतन न्यूनतम 982 मिलीबार और अधिकतम 1033 मिलीबार इस धरा पर रहता है। और जो आज तक उच्चतम वायु भार रिकॉर्ड किया गया है 1075.2 मिलीबार नोट किया गया है, और ये है इरकुत्स्क में 14 जनवरी 1893 को। और जो लोवेस्ट नोट किया गया है 870 मिलीबार, और ये मेरिना आइसलैंड पर नोट किया गया है। अब प्रश्न ये है कि हम वायु भार पढ़ते क्यों हैं? जरूरत क्या है वायु भार के बारे में पढ़ने की? क्योंकि जो पवनों का जन्मदाता वायु भार ही है। वायु भार में भिन्नता पवनों को जन्म देती है, इसलिए पवनों के अध्ययन के लिए अपेक्षित हो जाता है कि हम वायु भार का अध्ययन करें। और अप्रत्यक्ष रूप से ये वाष्पीकरण को, इवेपोरेशन को, कंडेंसेशन संघनन को, एंड प्रेसिपिटेशन और वर्षण की क्रिया को प्रभावित करता है। तो इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। विद्यार्थी, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्शन का पार्ट है। आप बेशक इतना इंट्रोडक्शन के पार्ट में ना लिखें, आप सीधा सा उसमें से कुछ छोड़ सकते हैं। आप सीधा लिखें वायु भार क्या होता है, उसके उत्तर में लिखेंगे अन्य वस्तुओं की भांति वायु में भी भार होता है। इस भार के कारण वायु धरती पर बोझ डालती है, भार डालती है, इसे ही हम वायु भार कहते हैं। और दूसरी जो टेक्निकल शब्दावली में लिखेंगे आप कि समुद्र तल की क्षेत्र इकाई पर वायु स्तंभ का भार वायु भार कहलाता है। यह स्तंभ समुद्र तल से वायुमंडल की उच्चतम सीमा तक फैला होता है। इसके बाद आप लिखेंगे कि वायु भार हर जगह, हर दिन, हर क्षेत्र में समान नहीं है, बल्कि इसमें बदलाव होता रहता है। और यह औसतन रूप से निम्नतम 982 मिलीबार है, अधिकतम 1033 मिलीबार है। आज तक का उच्चतम 1075.2 मिलीबार जो वायु भार नोट किया गया है इरकुत्स्क में 14 जनवरी 1893 को, और जो न्यूनतम है 870 मिलीबार नोट किया गया है इरकुत्स्क में। ये अधिकतम न्यूनतम, ये अगर नोट्स बनाए, छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, परंतु याद रखने के लिए नोट्स के जरूर पीछे लिख लें। केवल इंट्रोडक्शन में इतना भी दे दे कि ये बदलता रहता है, और ये 2 पॉइंट, पहला और दूसरा, ये 2 पॉइंट दे सकते हैं, लास्ट के 2 पॉइंट आप छोड़ सकते हैं। वायु भार का अध्ययन आवश्यक क्यों है? क्योंकि वायु भार के कारण ही पवनों का जन्म होता है। दूसरे, अप्रत्यक्ष रूप से ये इवेपोरेशन को, वाष्पीकरण को, कंडेंसेशन संघनन को, प्रेसिपिटेशन वर्षण की क्रिया को प्रभावित करता है। तो इसलिए वायु भार का अध्ययन अपेक्षित है। दूसरा, मैंने पक्ष इसमें बताया था कि वायु, इस अध्याय में या इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि वायु भार का क्षैतिज और लंबवत वितरण क्या है। क्षैतिज और लंबवत वितरण पढ़ने से पहले हमें वो भी पढ़ना आवश्यक हो जाता है कि कौन से ऐसे कारक है, कौन से ऐसे तत्व हैं जो किसी स्थान के वायु भार को प्रभावित करते हैं। और इन कारकों में सबसे पहले तापमान है। तापमान किसी भी स्थान के वायु भार को प्रभावित करता है। वास्तव में
तापमान और वायु भार में उल्टा संबंध होता है, व्युत्क्रम का संबंध होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर, उल्टा संबंध होता है। उल्टे संबंध का अर्थ है अगर तापमान अधिक होगा वायु भार कम होगा, अगर तापमान कम होगा वायु भार अधिक होगा। यानी एक एक दिशा में जाएगा तो दूसरे दूसरी दिशा में जाएगा। ये है वायु भार और तापमान में उल्टा संबंध, बिल्कुल सरल शब्दावली में मैंने बता दिया। अब प्रश्न ये है कि ये उल्टा संबंध होता क्यों है, व्युत्क्रम का संबंध क्यों होता है। अब इसमें देखिए, इसमें दिखाने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया फ्लो चार्ट की सहायता से। हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान, और उसका रिजल्ट क्या है, लो प्रेशर, कम वायु दाब। सबसे ऊपर उच्च तापमान और सबसे नीचे इसका परिणाम आया है, रिजल्ट आया है लो प्रेशर। कैसे, अगर तापमान उच्च होगा हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होने के कारण वायु का आयतन बढ़ेगा, वायु के आयतन में फैलाव होगा, एक्सपेंशन ऑफ एयर इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में फैल जाएगी। अगर टेम्परेचर अधिक होगा वायु गर्म होकर फैलती है, सभी को पता है, बताया जा चुका है। और जब ये फैलेगी इसका घनत्व कम हो जाएगा, और घनत्व कम हो जाएगा उसका वेट भी कम हो जाएगा, वेट विल डिक्रीज, वेट भी कम हो जाएगा। जब वेट कम हो जाएगा ये हल्की हो जाएगी, और हल्की हो जाएगी तो इसका प्रेशर भी ऑटोमेटिकली कम होगा। कम हल्की, कम बोझ, कम प्रेशर। अब इसको समझने का प्रयास किए। हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान हो गया, वायु फैल गई। वायु फैलने के कारण उसकी डेंसिटी यानी उसका घनत्व और उसका जो भार है वो कम हो गया। मैं यहां एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपकी रजाई में रुई भरी हुई है, वो दबी पड़ी है, प्रोसेसिंग मशीन के पास ले जाओ उस रुई को और वो उसको पीन कर उसका फैलाव कर देगी। तो क्या कहेंगे, जो तुम्हारे रजाई में थोड़े से क्षेत्र में जिसका रुई का फैलाव था दबी होने के कारण, तो उसके बाद प्रोसेसिंग मशीन ने उसको पीन दिया, उसके कणों को एक दूसरे से दूर कर दिया, उसका घनत्व कम हो गया, और उसका घनत्व कम हो गया तो उसका वेट कम हो गया। आप कहोगे जी वेट तो उतना है, वेट तो उतना है परंतु फैलाव तो हो गया। पहले तो उसका जो फैलाव था, जो वेट था तुम्हारी रजाई के अंदर था, और वो तुम्हारी रजाई के अंदर नहीं आएगी, जबरदस्ती करोगे आएगी। हो सकता है वो इतने फैलाव में, जितना फैलाव अब है तुम्हारी रजाई में बिना पीने, वो 2 या 3 रजाइयों में आए, तो रजाई का बोझ तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो यहां यही बात है कि टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण वायु एक्सपेंड हो जाएगी। मान लीजिए वायु एक बॉक्स में बंद है, उसको गर्म कर दे, उस बॉक्स में नहीं आएगी, उस बॉक्स में से निकलकर और कहीं चली जाएगी, और कहीं चली जाएगी, तो उस बॉक्स में जो वायु का बोझ है वो कम हो जाएगा। और वायु का बोझ कम हो गया तो वायु हल्की हो गई, वायु हल्की हो गई तो धरती पर वायु का भार भी कम हो गया। इसका उल्टा ले लीजिए, अगर टेम्परेचर लो रहा, कम हुआ तापमान, लो टेम्परेचर मोर प्रेशर इज रिजल्ट, तापमान कम और परिणाम क्या निकाला लास्ट में, अधिक वायुदाब। मोर प्रेशर इज द रिजल्ट, परिणाम है अधिक वायुदाब। कैसे, टेम्परेचर अगर कम हुआ तो एयर सिकुड़ेगी, जैसे आप पीनी हुई रुई को दबा दो वो सिकुड़ेगी। अगर जब वो सिकुड़ेगी उसका घनत्व भी बढ़ जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा तो उसका बोझ भी बढ़ जाएगा, और बोझ बढ़ेगा ये भारी हो जाएगी, और भारी हो जाएगी तो भारी होगी तो अधिक प्रेशर पड़ेगा। तो ये है वायुदाब और तापमान का व्युत्क्रम संबंध, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। यानी किसी स्थान का तापमान वहां
के वायुदाब को प्रभावित करता है। अगर किसी स्थान पर तापमान अधिक हुआ तो वहां पर वायुदाब कम होगा, यदि किसी स्थान पर तापमान कम हुआ तो वहां पर वायुदाब अधिक होगा। दूसरा जो कारक है प्रभावित करने का, किसी स्थान के वायुदाब को प्रभावित करने का दूसरा कारक है ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण कह लीजिए, गुरुत्वबल कह लीजिए। गुरुत्वबल के कारण ही वस्तुओं में बोझ होता है, और जो गुरुत्वबल है वो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। गुरुत्वबल के कारण जो पास की वायु है, ये पास की वायु एयर ये सर्कल में बंद, ये क्षेत्र में बंद है ना, ये पास की एयर है, ये है दूर की एयर। जो पास की वायु है उसका खिंचाव गुरुत्वबल अधिक करेगा, तो पास की वायु ज्यादा भारी होगी और दूर की वायु पर गुरुत्वबल का प्रभाव कम पड़ेगा, अतः भूपृष्ठ से ज्यादा ऊंचाई की वायु हल्की होगी। लेस ग्रेविटेशनल पुल, कम गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, क्यों? बहुत दूर है भूपृष्ठ से, इसलिए कम गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तो वायु हल्की। यहां भूपृष्ठ के पास अधिक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तो वायु भारी। मोर ग्रेविटेशनल पुल, अधिक गुरुत्व का खिंचाव, सो हैवी नियर द अर्थ सरफेस, इसलिए धरातल के पास भारी। तीसरा कारण है जो हम समुद्र तल से ऊपर जाएंगे, जितना हम समुद्र तल से ऊपर जाएंगे उतना ही वायु भार कम होता चला जाएगा। यानी जो स्थान समुद्र तल से जितना अधिक ऊंचा होगा वहां पर उतना ही कम भार होगा। हिमालय पर्वत की चोटियां कोई 5000 मीटर ऊंची है, कोई 6000 मीटर ऊंची है, और माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंची है समुद्र तल से, तो वहां पर आप समझ लीजिए कि वायु भार बिल्कुल कम होगा। समुद्र तल पर सबसे अधिक होगा, पठारों में पहाड़ों में कम होगा। क्यों कम होगा? यहाँ ये डायग्राम की सहायता से, आरेख की सहायता से समझाने का प्रयास किया गया है। ये देखिए, ये पर्वत बनाया है, यहाँ ये पठार आ गया, और पठार के बाद चलो मैदान मैंने बनाया नहीं है क्योंकि स्पेस कम था, ये सीधा समुद्र बना दिया। अब ये वायु का स्तंभ है, कॉलम ऑफ एयर, कॉलम ऑफ एयर, कॉलम ऑफ एयर। अब वायु के स्तंभ की लंबाई जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां कम है। अब कम लंबाई हुई तो कम बोझ होगा, वायु के स्तंभ की अधिक लंबाई हुई तो अधिक बोझ होगा। तो अधिक लंबा कहां होगा वायु का स्तंभ? समुद्र तल पर। और सबसे छोटा कहां होगा? ऊंची पर्वतीय श्रृंखलाओं पर सबसे छोटा होगा। तो समुद्र तल पर सबसे ज्यादा बोझ, उससे कम पठारों पर, और उससे भी कम पर्वतों पर। यानी जो स्थान भूपृष्ठ समुद्र तल से जितना ऊंचा होता चला जाएगा वायु भार उतना ही कम होता चला जाएगा। इसका कारण है, एक तो वायु का स्तंभ कम लंबा होता चला जाएगा, जो हम ऊंचे जाएंगे वायु का स्तंभ कम लंबा होता चला जाएगा तो उसमें बोझ भी कम होता चला जाएगा। दूसरे, जो समुद्र तल के आसपास की वायु है वो कई कारणों के कारण वैसे भी भारी है। यहां वायु भारी है, यहां वायु इस भूपृष्ठ के साथ हल्की है, यहां वायु भारी है। एक तो स्तंभ बड़ा हो गया, एक लंबे स्तंभों में नीचे की पोर्शन में भारी वायु हो गई। तो इन दो कारणों से हम कह सकते हैं कि जो हम ऊंचे जाएंगे वायु का भार कम होता चला जाएगा। चौथा कारण है रोटेशनल मूवमेंट, पृथ्वी की अक्षीय गति या पृथ्वी की घूर्णन गति कह लीजिए। घूर्णन गति के कारण, यानी जब अपने एक्सल पर घूमती है, अपनी दूरी पर पृथ्वी घूमती है, तो घूमते समय कुछ क्षेत्रों से वायु बाहर की ओर धकेलती है, बाहर की ओर फेंकती है, और जिन क्षेत्रों से वायु बाहर की ओर धकेली जाती है, बाहर की ओर फेंकी जाती है, अंतरिक्ष की ओर फेंकी जाती है, तो वहां कम वायुदाब होगा, और जिन क्षेत्रों में
वो वायु पुनः आकर उतरती है, वहां पर वायु भार अधिक होगा। आगे है 5वां कारक है वाटर वेपर, जलवाष्प। जलवाष्प जिस वायु में जितने ज्यादा होंगे वो वायु उतनी ही हल्की होगी। मरुस्थलीय उष्ण मरुस्थल हैं, वहां की वायु में जलवाष्प कम है वो भारी है, और जहां अमूमन एक आध दिन छोड़कर रोज बारिश होती है वहां वायु हल्की है। क्यों? क्योंकि अन्य गैसों की तुलना में जलवाष्प हल्का होता है, अन्य गैसें भारी होती हैं। यानी ये कह लीजिए गैसें किस गैसों के मिश्रण से क्या बनी है? वायु। यानी वायु जलवाष्प की तुलना में भारी होती है, और जिस वायु में जलवाष्प ज्यादा, और जलवाष्प हल्के होते हैं, और जिस वायु में जलवाष्प ज्यादा वो हल्की हो गई। सीधी सी बात है कि दो वायु ले लीजिए, एक वायु में जलवाष्प ज्यादा है, एक वायु में जलवाष्प मान लीजिए 5 ग्राम है, एक वायु में जलवाष्प 20 ग्राम है। जिस वायु में जलवाष्प कम है, यानी वहां पर वायु ज्यादा है, वायु जलवाष्प की तुलना में भारी है, तो वो भारी हो गई क्योंकि जलवाष्प कम है, और हल्की चीज ज्यादा है। मोइस्ट वायु में, आर्द्र वायु में हल्की चीज ज्यादा, हल्की चीज क्या है? जलवाष्प, तो वायु हल्की हो गई, सीधी सी बात है। तो ये कारक थे किसी स्थान के तापमान वायु दाब को प्रभावित करने वाले। अब हम क्षैतिज वितरण पढ़ेंगे। क्षैतिज वितरण क्या है? अक्षांश के अनुसार वायु दाब का वितरण क्षैतिज वितरण कहलाता है। अक्षांश के अनुसार वायु दाब का वितरण, यानी 0 डिग्री अक्षांश पर कितना है वायु दाब, 5 डिग्री पर, 10 डिग्री पर, 20 डिग्री पर, 50 डिग्री पर कितना है, वो वायु दाब का क्षैतिज वितरण कहलाता है। या बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊं, आपके घर का वायु दाब कितना है, आपके घर के पास वायु दाब कितना है, कॉलेज के पास कितना है, पानीपत में कितना है, जींद में कितना है, कैथल में कितना है, रिवाड़ी में कितना है, कुरुक्षेत्र में कितना है, शिमला में कितना है, वाशिंगटन में कितना है, दोहा में कितना है, बीजिंग में कितना है। यानी जब हम विभिन्न स्थानों का वायु दाब पढ़ें तो वो होगा क्षैतिज वितरण, या इसको सीधा सा भी कह सकते हैं वायु दाब का क्षांशीय वितरण क्षैतिज वितरण कहलाता है। विद्यार्थियों, क्षैतिज वितरण के बारे में मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जब भी हम वायुदाब, पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के वायुदाब के बारे में पढ़ते हैं तो हमें कुछ जगह पर वायुदाब अधिक मिलता है, कुछ जगह पर वायुदाब कम मिलता है, और कुछ जगहों पर वायुदाब जो मिलेगा वो पेटियों के रूप में मिलता है। एक बेल्ट अधिक वायुदाब की आ गई, दूसरी बेल्ट कम वायुदाब की आ गई। यानी जब हम क्षांशीय वितरण पढ़ रहे हैं वायुदाब का, तो कम और अधिक वायुदाब हमें पेटियों के रूप में देखने को मिलता है, बेल्ट्स के रूप में देखने को मिलता है, जब हम पृथ्वी के विभिन्न स्थानों के वायुदाबों का अध्ययन करते हैं। हाँ, यद्यपि ये बेल्ट बिल्कुल ऐसे पेटी नहीं है जैसे बनाई गई है, इनमें अनियमितता है, इनमें इरेगुलरिटी है, ये रेगुलर नहीं है। यानी यहां मैंने केवल ये बताया क्षैतिज वितरण में अक्षांश के अनुसार वायुदाब का वितरण क्षैतिज वितरण कहलाता है। और जब हम क्षैतिज वितरण पढ़ते हैं वायुदाब का, कुछ हमें वायुदाब, कुछ क्षेत्रों में वायुदाब अधिक देखने को मिलता है, कुछ क्षेत्रों में वायुदाब कम देखने को मिलता है, और जो जहां पर अधिक वायुदाब देखने को मिलता है वो भी पेटियों के रूप में मिलता है, और जहां पर कम वायुदाब देखने को मिलता है वो भी पेटियों के रूप में मिलता है। यानी पृथ्वी पर विभिन्न कम और वायुदाब की पेटियां हमारे सामने आते हैं जब हम पृथ्वी पर क्षैतिज वायुदाब का वितरण पढ़ते हैं। हाँ, ये पेटियां हैं, इतने निरंतर नहीं है जितनी जो हम इनको बेल्ट की संज्ञा देते हैं, या जैसे इस डायग्राम में दिखाई गई है, इनमें खूब सारी अनियमितता पाई जाती है। क्यों अनियमितता पाई जाती है? कि इस धरा पर स्थल और जल का असमान वितरण है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। इस धरा पर जो वायुदाब की पेटियां हैं वो जो देखने को मिलती हैं, वो 5 पेटियां ये 4 पेटियां देखने को मिलती हैं। इस डायग्राम में देखिए, सबसे पहली पेटी है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, जिसको डोल्ड्रम भी कह देते हैं हम, शांत पेटी कह लीजिए,
इक्वेटोरियल लो, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई, दोनों गोलार्ध में है ये, सब ट्रॉपिकल हाई, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी। इसका विस्तार भी लिखा है, 0 से 5 डिग्री उत्तरी दक्षिणी, इसी प्रकार इसका विस्तार भी लिखा है 25 से 35 डिग्री, दोनों गोलार्धों में 25 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच है ये। इसी प्रकार उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, सब पोलर लो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, नीचे भी है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच। और चौथी पेटी है हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। यानी ये 4 वायुदाब पेटियां हमें देखने को मिलती हैं। और ये जो 4 वायुदाब पेटियां हैं उनके जन्म के 2 कारण हैं, एक तापीय कारण है, थर्मल फैक्टर है, दूसरा डायनेमिक फैक्टर है, गत्यात्मक कारण है। यानी इन वायुदाब, ये जो 4 वायुदाब पेटियां मैंने बताई हैं, इन 4 वायुदाब पेटियों के जन्म के पीछे 2 कारक मूलतः काम कर रहे हैं, एक तापीय कारक है, दूसरा थर्मल फैक्टर है, दूसरा गत्यात्मक कारण है, डायनेमिक फैक्टर है। अब बारी बारी से हम इन पेटियों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपकी है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। अब इस डायग्राम में सब कुछ लिखा है, वही इसमें एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सटेंशन, विस्तार बताइए, क्या ये स्थायी है या खिसकती है ये बताइए। उसके बाद इनका जन्म कैसे हुआ वो बताइए, विशेषता बताइए। यानी हर पेटी के, हर वायुदाब पेटी के बारे में 4 बातें आप ध्यान दें जब भी आप नोट्स बनाएं। इसका विस्तार कितना है, दूसरा क्या खिसकाव क्या है इसमें, तीसरा इसका जन्म क्या है, चौथा इसकी खास विशेषताएं क्या है। 4 पुनः सुन लीजिए। विस्तार बताइए, इसका शिफ्टिंग बताइए, यानी खिसकती है या स्थिर रहती है, इसका जन्म कैसे हुआ, और चौथी इसकी खास विशेषताएं क्या है। विशेषताओं में तापमान के बारे में, वर्षा के बारे में, बादलों के बारे में ही बताना और कुछ नहीं बताना। विशेषताओं में क्या बताना है, तापमान के बारे में और वर्षा के बारे में, बादलों के बारे में, यही बताना है। तो अब हम सबसे पहले भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी लेते हैं। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, मैंने कहा सबसे पहले क्या बताना है, इसका विस्तार बताना है। विस्तार डायग्राम में देखकर बताइए। इसका विस्तार, ये 0 दिखाया ना, 0 डिग्री, यानी भूमध्य रेखा है ये। नाम लिखना पड़ा इसलिए बीच में ये लाइन पूरी नहीं लगाई मैंने। यानी इसका विस्तार भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तरी तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच है। 5 डिग्री उत्तरी तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच है। ये एक्सटेंशन हो गया, विस्तार हो गया। दूसरा, इसके शिफ्टिंग के बारे में बताइए। वास्तव में विद्यार्थियों कोई भी पेटी फिक्स नहीं है, वो ऊपर नीचे खिसकती रहती है। क्यों? क्योंकि कभी सूर्य उत्तरायण होता है, कभी सूर्य दक्षिणायन होता है। यानी कभी, ये बिल्कुल सरल भाषा में मैं कहूं, कभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुका होता है, कभी सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की तरफ झुका होता है। विस्तार बता दिया, 0 से 5 डिग्री उत्तरी तथा 0 से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच। इसके बाद बताइए खिसकाव। ये पेटी स्थायी नहीं है, इस पेटी में खिसकाव होता रहता है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुका होता है या जब सूर्य उत्तरायण होता है, ये पेटी 10 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों की तरफ खिसक जाती है। 10 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों की, यानी यहां पहुंच जाती है ये पेटी खिसक कर। एग्जाम्पल मैं देता हूं, ये पेटी जब सूर्य उत्तरी उत्तरायण होता है, या ये कह लीजिए जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां होती हैं, ये पेटी अफ्रीका में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक खिसक जाती है। और एशिया में ये कर्क रेखा, जिसको हम 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होते हैं, उससे भी परे तक चली जाती है। 2 चीजें बता दी, विस्तार बता दिया, खिसकाव बता दिया। खिसकाव के बारे में बिल्कुल क्लियर बताया मैंने, जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मियां होती हैं, या दूसरी भाषा में ये कह लीजिए, या सूर्य उत्तरायण होता है, ये से भी सरल भाषा में कह लीजिए, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुका होता है, ये पेटी उत्तर में खिसक जाती है। इसका खिसकाव अफ्रीका में 20 डिग्री अक्षांशों तक चला जाता है, और एशिया में इसका खिसकाव कर्क रेखा तक या 23.5 डिग्री अक्षांशों तक चला जाता है। इसके बाद इसका जन्म के बारे में बताइए। इसका जन्म तापीय कारणों से हुआ है, थर्मली इंड्यूस्ड तापीय कारणों से इसका जन्म हुआ है। तापीय कारणों से क्यों जन्म हुआ है? क्योंकि यहां पर भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में, भूमध्य रेखा के दोनों ओर की संकरी पेटी में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, अधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है,
और अधिक सूर्यता प्राप्त होने के कारण यहां का भूपृष्ठ गर्म हो गया, भूपृष्ठ के साथ लगती वायु गर्म हो गई और वो वायु गर्म होकर उसका आयतन घट गया, हल्की हो गई, फैलने लगी और ऊपर उठने लगी। वायु ऊपर उठ रही है। अब ऊपर उठ रही है, किस तरफ उठ रही है? अंतरिक्ष की ओर उठ रही है। तो अंतरिक्ष की ओर उठ रही है तो दबाव कैसे कम पड़ेगा, दबाव अधिक कैसे पड़ेगा धरती पर? धरती पर दबाव कम रहेगा, तो इसलिए इस क्षेत्र में कम वायुदाब रहता है। मैंने बताया इसका जन्म तापीय कारणों से हुआ। तापमान का कारण क्या है? वर्ष पर्यंत सूर्य किरणों का सीधी पड़ना, यानी अधिक सूर्यता प्राप्त होना। अधिक सूर्यता प्राप्त होने के कारण भूपृष्ठ का गर्म होना, भूपृष्ठ के गर्म होने के कारण उसके साथ लगती वायु का गर्म होना, और साथ लगती वायु गर्म होकर वो फैलती है, उसका आयतन कम हो जाता है, उसका फैलाव होता है, ऊपर उठती है, और जब वायु ऊपर उठती है तो वायुदाब कम होता है। ये इसको बिल्कुल सरल भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पेटी का जन्म तापीय कारणों से हुआ है। अधिक सौर विकिरण प्राप्ति के कारण यहाँ भूपृष्ठ गर्म होता रहता है, जिसके कारण वायु गर्म होकर ऊपर उठती रहती है, और ऊपर उठने के कारण यहाँ वायुदाब कम रहता है। संक्षेप में भी इसको लिख सकते हैं, ज्यादा विस्तार ना दें, लंबा हो जाएगा। दूसरा है कि इस क्षेत्र में, इस संक्री पेटी में वाटर वेपर ज्यादा है, जलवाष्प ज्यादा है। जलवाष्प की मात्रा ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये निरंतर जो ऊपर उठ रही थी वायु, अभी मैंने पिछले पॉइंट में बताया था, वायु ऊपर उठती रहती है, ठंडी होती रहती है, ठंडी होकर बादल बनते रहते हैं, और एक आध दिन छोड़कर रोज बारिश होती है, और जब रोज बारिश होगी इस क्षेत्र में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी। तो जलवाष्प ज्यादा होने के कारण इस क्षेत्र में वायु दाब कम है। इतना लंबा विस्तार ना दे, जितना लंबा विस्तार मैंने वाटर वेपर का बता दिया, क्योंकि प्रश्न आपका नोट्स में लंबा हो जाएगा, समझाने के लिए मैं बता देता हूं, उसको शॉर्ट कर लिया करें आप। तीसरे, जब पृथ्वी घूमती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल, जब पृथ्वी घूमती है तो भूमध्यरेखीय क्षेत्र से काफी मात्रा में वायु बाहर की ओर फेंकी जाती है। बाहर का मीन्स अंतरिक्ष की ओर फेंकी जाती है। जब वायु अंतरिक्ष की ओर फेंकी जाएगी तो ऑटोमेटिकली भूपृष्ठ पर वायुदाब घटेगा। तो इन फैक्टर्स के कारण, इन कारणों के कारण यहां पर वायुदाब कम होता है। कारण कौन से? सौर विकिरण की अधिक प्राप्ति, जलवाष्प का अधिक होना, अपकेंद्रीय बल का प्रभाव, तीन कारण हैं ये। इसके बाद मैंने बताया था चौथे पॉइंट में विशेषताएं, यानी पहले विस्तार का, फिर खिसकाव का, तीसरा इसका जन्म कैसे हुआ, चौथा इसकी विशेषताएं। इस क्षेत्र में भूमध्यरेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र में ऑलमोस्ट सरफेस विंड नहीं चलती, तो कहीं कहीं चलती हैं, थोड़ी बहुत चलती हैं, यानी धरातलीय पवनें ना मात्र की चलती हैं, थोड़ी चलती हैं। लंबवत पवनें चलती हैं इसमें। लंबवत पवनें कौन सी? अभी बताया था कि वायु गर्म होकर ऊपर उठती रहती है, तो लंबवत पवन हुई। एयर करंट्स जिसको कहते हैं, वायु धाराएं जिसको कहते हैं। और इस क्षेत्र में बारिश, बादल बनते रहते हैं और बारिश होती रहती है। तो ये विशेषता इसकी थी। यही आगे लिखा है जो मैंने बता दिया, विस्तार लिखा है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। मैंने बता दिया सारी की सारी जो चीजें आगे आपको लिखी हुई मिलेंगी। इट्स शिफ्टिंग, नॉर्थ स्टेशन स्थायी नहीं है। चेंजेज विद सीजन, सीजन के अनुसार इसमें बदलाव होता रहता है। नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड, उत्तर की ओर दक्षिण की ओर। विद माइग्रेशन ऑफ सन, यानी जो जो सन उत्तर और दक्षिण में खिसकाव करता है, इनमें बदलाव होता रहता है। नॉर्थ में खिसक कर ये कहां तक चली जाती है? उत्तरी गोलार्ध में ये खिसक कर अफ्रीका में 20 डिग्री तक, और एशिया में 23 डिग्री तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, कर्क रेखा तक चली जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध में इसका खिसकाव, यानी जब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां होती हैं, 10 से 20 डिग्री साउथ तक चला जाता है। वही है रिपीटिशन है टेक्स्ट की। थर्मली इंड्यूस्ड, यानी ये क्यों जन्मी, कैसे जन्म हुआ, जन्म का कारण क्या है? तापीय कारण। जोन इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग द डे ड्यू टू वर्टिकल सन रेज, दिन में
सूर्य की विकिरण के कारण धरातल बहुत गर्म हो जाता है। कॉन्सिक्वेंटली हीटिंग ऑफ एयर नियर द ग्राउंड, परिणाम स्वरूप जो ग्राउंड के साथ, भूपृष्ठ के साथ लगती वायु वो भी गर्म हो जाती है। और वायु गर्म होकर वो यानी इसमें आगे विस्तार बता दिया, अधिक हाई अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन, अधिक मात्रा में सौर विकिरण, हीटिंग ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, भूपृष्ठ का गर्म होना, भूपृष्ठ के गर्म होने के साथ हीटिंग ऑफ एयर नियर द सरफेस, सरफेस के साथ लगती वायु का गर्म होना, उसका एक्सपेंशन होना, उसका हल्का होना और उसकी ऊपर की ओर मूवमेंट, रिजल्ट लो प्रेशर। ये मैंने बता दिया, सारी की सारी वही रिपीटिशन है। वाटर वेपर ज्यादा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रभाव ज्यादा है, और कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर धरातलीय पवनें ऑलमोस्ट नहीं चलती, और इसीलिए इस क्षेत्र को हम डोलड्रम भी कहते हैं। डोलड्रम है शांत मंडल, शांत मंडल, डोलड्रम शांत मंडल। वर्टिकल करंट ऑफ एयर आर फाउंड, लंबवत पवन यहाँ चलती है या वायु धाराएं चलती हैं, और यहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है, बादल भी छाए रहते हैं। संवहनीय वर्षा का अर्थ है कि यहाँ पर वायु ऊपर उठती रहती है, वायु ऊपर उठकर जब वर्षा हो उसे हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। धरातल के गर्म होने के कारण वायु ऊपर उठे और वर्षा हो, संवहनीय वर्षा होती है। दूसरी है यहां सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी, और यही 4 चीजें इसमें बतानी है। विस्तार बताना है, उसके बाद आप इसका खिसकाव बता सकते हैं, उसके बाद उसकी उत्पत्ति के कारण बता सकते हैं, उसके बाद खास विशेषताएं बता सकते हैं। विस्तार डायग्राम को देखिए, इसका विस्तार 25 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश है दोनों गोलार्धों में, इस गोलार्ध में भी, इस गोलार्ध में भी। और ये पेटी भी उत्तर तथा दक्षिण की ओर खिसकती रहती है। जब सूर्य उत्तरायण होता है उत्तर की ओर खिसक जाती है, जब सूर्य दक्षिणायन होता है ये दक्षिण की ओर खिसक जाती है। अब इसका जन्म का कारण क्या है? इसका जन्म का कारण तापीय नहीं है, इसका जन्म का कारण वाई डायनेमिकली इंड्यूस्ड, इसका जन्म का कारण गत्यात्मक है। गति के कारण, पृथ्वी की गति के कारण उत्पन्न होती है। गत्यात्मक कारण, गति से बना गत्यात्मक शब्द। अब कैसे अंदाजा लगाया कि गति के कारण या गत्यात्मक कारणों से इसका जन्म हुआ? विद्यार्थियों 25 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में 8-9 महीने गर्मियां होती हैं। 8-9 महीने उच्च तापमान बना रहता है। अगर तापमान के कारण ये जन्मी होती तो 8-9 महीने उच्च तापमान है तो यहां कम वायुदाब पाया जाना चाहिए था, परंतु 25 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच कम वायुदाब नहीं है। उच्च तापमान होने के बावजूद भी यहां पर अधिक वायुदाब है, उच्च तापमान होने के बावजूद भी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन पेटियों का जन्म गत्यात्मक कारणों से हुआ है। अब जन्म गत्यात्मक कारणों से कैसे हुआ? विद्यार्थियों यहां ये समझें आप, अभी मैंने पिछले जो पेटी बताई भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, उसमें बताया था कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में निरंतर वायु ऊपर उठती रहती है, और जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में ऊपर उठी वायु, इस पेटी में, ये पेटी में दिखा दूं, इस पेटी में लगातार वायु ऊपर उठी, ऊपर उठती रही वायु, लगातार लगातार ऊंचे जा रही है, 3, 4, 5, 6, 7 किलोमीटर काफी ऊंचाई तक चली गई। और जब इस पेटी में वायु निरंतर ऊपर उठ रही है, वो ऊपर उठते समय ठंडी भी हो रही है। ठंडी होकर इस पेटी से वायु, किस पेटी से? भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी से वायु वायुमंडल की ऊपरी परतों में कई किलोमीटर ऊपर, कुछ वायु उत्तर की ओर जा रही है और कुछ वायु दक्षिण की ओर जा रही है। कहां से? जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी में वायु ऊपर उठी थी, कुछ उत्तर की तरफ चली गई, कुछ दक्षिण की तरफ चली गई। उत्तर की तरफ किन अक्षांशों में चली गई? वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों में 25 से 35 डिग्री अक्षांशों के क्षेत्र में चली गई, धरातल से कई किलोमीटर ऊपर। तो उसी पर आते हैं हम, यानी यहां पर चर्चा ये चल रही थी कि इस पेटी का जन्म, इन पेटी का जन्म, उपोषण उच्च वायुदाब पेटी का जन्म, एक ये पेटी है, एक ये पेटी, इसका जन्म गत्यात्मक कारणों से कैसे हुआ? पहला मैंने बताया कि यहां से भूमध्य रेखीय क्षेत्र से वायु ऊपर उठी, कई किलोमीटर ऊंचे चली गई, ऊंचे जाकर वो ठंडी हो गई,
ठंडी होकर कुछ वायु उत्तर दिशा में चलेगी, कुछ वायु दक्षिण दिशा में चलेगी। दूसरे, ये आगे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है, ये दिखाऊं मैं आगे। ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है, इसके बाद वाली पेटी आएगी, अभी पढ़ाई नहीं है। इस पेटी से भी निरंतर वायु ऊपर उठती रहती है। यहां से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से भी निरंतर वायु ऊपर उठती रहती है। जैसे यहां से ऊपर उठती उसी प्रकार ऊपर उठती रहती है और ऊपर उठकर ये ठंडा होती रहती है और ठंडा होकर यहां से वायु इधर से तो उत्तर में गई थी और इधर से ये वायु कई किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और यहां से ये उत्तर की ओर मुड़ जाती है। उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में ऊपर उठी वायु ऊपर उठकर ठंडी हुई, ठंडी होकर कहां मुड़ गई? दक्षिण की ओर, यहां से उत्तर की ओर मुड़ गई। अब हम उसी पर आए हैं। अब यहां ये देखिए, अब स्थिति क्या हुई, यहां भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब क्षेत्र से वायु ऊपर उठी, उत्तर की ओर मुड़ गई। उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से वायु ऊपर उठी, ठंडी होकर दक्षिण की ओर मुड़ गई। ये जो ऊपरी वायुमंडल में यहां से दक्षिण की ओर मुड़ना और यहां से उत्तर की ओर मुड़ना, और कहा दोनों वायु जो ऊपर उठी हैं 25 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच आपस में मिल जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, उनका विसरण हो जाता है। ऊपर उठकर ठंडी हो गई, भारी हो गई, तो परिणाम स्वरूप वायु, जब दोनों वायु राशियां आपस में मिलती हैं, वो उनमें से वायु नीचे की तरफ इन अक्षांशों में बैठने लगती है, जिसके कारण यहां पर वायुदाब दोनों क्षेत्रों में अधिक हो जाता है। यानी बिल्कुल स्पष्ट समझिए, भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब क्षेत्र से वायु ऊपर उठी, यहां से ऊपर उठकर ठंडी हुई और ठंडी होकर उत्तर की तरफ जाने लगी। कहां चली गई? यहां 25 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच, भूपृष्ठ पर नहीं, वायुमंडल में कई किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसी प्रकार उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्रों से वायु ऊपर उठी और वो वायु ऊपर उठकर कहां चली गई? ऊपर उठी, ठंडी हुई और वो 25 से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच के ऊपर बहने लगी, कई किलोमीटर की ऊंचाई पर। दोनों प्रकार की वायु आपस में मिली और आपस में मिलकर दोनों वायु, क्योंकि ये भारी थी, अभिसरण हुआ और अभिसरण होकर यानी आपस में एक दूसरे को मिली, टकराई और नीचे की ओर उतरने लगी। दक्षिण गोलार्ध में भी ऐसा ही होता है। यहां से वायु ऊपर उठी, ऊपर उठकर कुछ तो उत्तर में गई थी, यहां से दक्षिण में चली गई। और इसी प्रकार यहां भी भूमध्य रेखा निम्न वायुदाब पेटी थी, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी थी। यहां से वायु ऊपर उठी, कई किलोमीटर ऊपर जाकर ठंडी हुई, ठंडी होकर वो भी 25 से 35 डिग्री अक्षांशों की तरफ चली गई। तो यहां पर भी दोनों वायु राशियां आई, मिली और मिलकर उनका नीचे की ओर अभिसरण होने लगा। और जब वायु नीचे उतरेगी तो नीचे की तरफ प्रेशर पड़ेगा, और जब नीचे की तरफ प्रेशर पड़ेगा तो इन क्षेत्रों में तापमान ज्यादा होने के बावजूद भी वायुदाब अधिक रहेगा। तो ये था इसका जन्म का कारण। आगे कुछ विशेषता मैं इसका बता दूं। इन पेटियों में वर्ष पर्यंत तापमान लगभग 9-10 महीने, कह लीजिए 9-10 महीने गर्मी ज्यादा रहती है। इन पेटियों में वर्षा भी नहीं होती। क्यों वर्षा नहीं होती? सीधा सा फार्मूला बताया था कि जब किसी क्षेत्र में वायु नीचे उतरती है, नीचे उतरते समय वो वायु गर्म होती है, गर्म होने के कारण उसमें पानी पीने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, पानी पीने की कैपेसिटी बढ़ने के कारण वो वर्षा नहीं करती। आपको इतना लंबा नहीं बताना, आपको बिल्कुल शॉर्ट लिखना है। इन अक्षांशों में वायु नीचे उतरती है, नीचे उतरने के कारण गर्म होती रहती है, इसलिए वर्षा नहीं करती, ना मात्र की वर्षा होती है। और यही कारण है कि ज्यादातर जो डेजर्ट्स हैं, ज्यादातर गर्म मरुस्थल हैं, इन अक्षांशों में पाए जाते हैं, चाहे वो उपोष्ण उच्च वायुदाब उत्तरी क्षेत्र में हो या उपोष्ण उच्च वायुदाब दक्षिणी क्षेत्र में हो। ज्यादातर मरुस्थल इसी कारण इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन जो पेटियों में जो पवने हैं वो भी बड़े ही कमजोर होती हैं और उनकी दिशा अनिश्चित होती है और कभी कभार चलती है, अमूमन पवने नहीं चलती, इसीलिए इनको शांत पेटी कहा गया है। बेल्ट ऑफ काम, शांत मंडल।
इन्हें हम अस्वक्षांश भी कहते हैं। किनको? कुपोषण उच्च वायुदाब पेटियों को अस्वक्षांश। घोड़ों के अक्षांश, बिल्कुल सरल भाषा में कहूं मैं, घोड़ों के अक्षांश क्यों? प्राचीन समय में व्यापार होता था जहाजों से, और व्यापार घोड़ों का भी होता था, क्योंकि युद्ध वगैरह में बहुत सारे काम आते थे, घोड़े हैं, गधे हैं, इस प्रकार के पशुओं का व्यापार भी होता। इन वायुदाब पेटी में अधिक प्रेशर होने के कारण जो जो जलयान है वो चलाना, मैनुअली चलाते थे पहले, बड़ा बल लगता था चलाने में, इसलिए इन अक्षांशों में आकर कुछ घोड़ों को समुद्र में उतार देते थे कि वो तैरते तैरते जहाज के साथ आ जाएंगे, ताकि जलयान का बोझ कम हो जाए। तो इसलिए प्राचीन समय में इन अक्षांशों को असवक्षांश भी कहते थे। आगे वही चीजें लिखी हैं, विस्तार लिखा है 25 से 35 डिग्री। सीजनल शिफ्ट ऑफ बेल्ट्स, मौसम के अनुसार या सीजन के अनुसार इनमें बदलाव होता रहता है। आगे ये बताया है कि गत्यात्मक कारणों से इसका जन्म क्यों हुआ, वो मैं बता चुका हूं कि 2-3 महीने ही सर्दियां रहती हैं, गर्मियां रहती हैं। अधिक गर्मियां हैं तो यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाना चाहिए, निम्न वायुदाब पाया जाना चाहिए था। अधिक तापमान है तो यहाँ निम्न वायुदाब पाया जाना चाहिए था, परंतु फिर भी उच्च वायुदाब है। तो कैसे इसकी जन्म, कैसे इसमें हुआ, ये सारा का सारा मैंने इसमें समझाया, जो बताया है वही इसमें लिखा है कि भाई वायु भूमध्यरेखीय क्षेत्रों से जो वायु ऊपर उठती है और उपध्रुवीय जो क्षेत्र हैं उनसे जो वायु ऊपर उठती है, ऊपर उठकर वो ठंडा होती है। 25 से 30 डिग्री अक्षांशों पर आकर दोनों तरह की वायु आपस में मिल जाती हैं, और मिलने के बाद वो धरातल पर बैठने लगती हैं, और धरातल पर बैठने के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब होता है। ये सारी की सारी चीजें वो जो मैं पढ़ा चुका हूँ वही सारी की सारी इसमें लिखी हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स भी, विशेषताएं भी वही लिखी हैं कि वायु निरंतर यहाँ नीचे उतरने के कारण एयर डिसेंड होता है, वायु नीचे उतरती है। वायु नीचे उतरने के कारण यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती इन क्षेत्रों में, और हॉट डेजर्ट जो हैं इसीलिए यहाँ पर पाए जाते हैं। गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, पवनें बहुत कमज़ोर और अनिश्चित दिशा में चलती हैं, कभी कभार चलती हैं। इनको अस्वक्षांश कहते हैं। सारी की सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, ये वही इसमें लिखी थी। आगे है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। अब ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में इसमें देखिए, इस डायग्राम में दिखाया गया है, वही 4 बातें लिखनी, विस्तार लिखना है, खिसकाव लिखना है, इसका जन्म कैसे हुआ, कुछ विशेषता लिखनी। विस्तार, इस पेटी का विस्तार, किस पेटी का विस्तार? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 60 से 70 डिग्री अक्षांशों में है। 60 से 70 डिग्री अक्षांश, 60 से 70 डिग्री अक्षांश। और जिस प्रकार वो पेटियां उत्तर में और दक्षिण में खिसकी थी सूर्य का अनुसरण करते हुए, ये पेटियां भी उत्तर तथा दक्षिण की ओर खिसकती रहती हैं। आगे इनका जन्म कैसे हुआ? इसका जन्म गत्यात्मक कारण से हुआ। क्यों, कैसे पता चला गत्यात्मक कारण से इस पेटी का जन्म हुआ? इसके पीछे कारण ये है, गत्यात्मक कारण से, गत्यात्मक क्यों हुआ, इसका गत्यात्मक कारण क्या है? विद्यार्थियों, अगर इस पेटी का जन्म तापीय कारण से हुआ होता तो इसमें अधिक वायुदाब पाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 60 से 70 डिग्री अक्षांशों में ठंड बहुत होती है, तापमान काफी कम होता है। कम तापमान होता तो वायुदाब अधिक होना चाहिए था, परंतु इस पेटी में वायुदाब कम है। यहां भी वायुदाब कम है और दक्षिण में भी वायुदाब कम है। अगर तापमान का फैक्टर यहां काम कर रहा होता, तापमान कम, तो वायुदाब अधिक पाया जाना चाहिए था। इसलिए इन पेटियों में तापमान कारक नहीं है जन्म का, इन पेटियों में गत्यात्मक कारण जन्म का कारण है। इन पेटियों का गत्यात्मक कारण क्या है?
जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, घूमने के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों से और उपध्रुवीय क्षेत्रों से, उपध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय तथा उपध्रुवीय क्षेत्रों से काफी मात्रा में वायु बाहर की ओर फेंकती है, अंतरिक्ष की ओर फेंकती है। अब यहां से बहुत अधिक मात्रा में वायु बाहर की ओर फेंक दी गई, यहां से बहुत अधिक मात्रा में वायु बाहर की ओर फेंक दी गई, अंतरिक्ष की ओर फेंक दी गई। तो जब भूपृष्ठ से वायु बाहर की ओर फेंकी जाएगी तो भूपृष्ठ पर वायु भार कम रहेगा। आप कहोगे कि आगे ध्रुवीय वायुदाब क्षेत्रों में तो अधिक वायुदाब है, यहां से भी तो वायु फेंकी गई है। हाँ, यहां से भी वायु फेंकी गई है, परंतु अत्यधिक ठंड होने के कारण, अत्यधिक ठंड होने के कारण वो जो ठंड वाला कारक है, उस जो वायु बाहर की ओर फेंकी जा रही है उसका प्रभाव शून्य कर देता है, उसका प्रभाव कम कर देता है। आगे भी चर्चा करेंगे इसकी, या पहले इसी पेटी के ले लीजिए। इस पेटी का विस्तार दोनों गोलार्धों में 60 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच है। यह पेटी भी उत्तर की ओर तथा दक्षिण की ओर खिसकती रहती है जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है क्रमशः। इस पेटी का जन्म गत्यात्मक कारण से हुआ है, तापमान के कारण से नहीं हुआ। अगर इस पेटी का जन्म तापमान के कारण हुआ होता तो यहां पर अधिक वायुदाब पाया जाना चाहिए था, क्योंकि यहां पर तापमान कम रहता है वर्ष पर्यंत। इस पेटी का जन्म गत्यात्मक कारण से हुआ। गत्यात्मक कारण क्या है? इन क्षेत्रों से काफी मात्रा में वायु पृथ्वी अपनी घूर्णन गति के कारण बाहर की ओर भूपृष्ठ से ऊपर की ओर धकेलता रहता है, जिसके कारण यहां पर वायुदाब कम होता है। अब इसकी विशेषताएं ले लीजिए। विशेषताएं क्या हैं इसमें? यहां पर जो सरफेस विंड है ऑलमोस्ट नहीं चलती, नामात्र की पवनें चलती हैं, नेग्लिजिबल सरफेस विंड। यहां पर जो मौसम है अनस्टेबल है, अनिश्चित मौसम है। वर्षा होती रहती, क्यों होती है वर्षा? वायु ऊपर उठेगी, वायु ऊपर उठकर ठंडा होगी, ठंडा होकर वर्षा करेगी। वायु नीचे उतरेगी तो वर्षा नहीं होगी, वायु ऊपर उठेगी तो वर्षा करेगी, और वर्षा करेगी, मौसम भी अनिश्चित हो जाएगा। तो यहां पर अनस्टेबल वेदर रहता है, वर्षा होती रहती है, और वर्षा भी स्नो के रूप में होती है। तो ये था उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। आगे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ये वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में है। 80 से 90 डिग्री विस्तार बताइए इसका पहले, इसका फिर जन्म का कारण लिखिए, फिर विशेषता लिखिए। विस्तार 80 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच इसका विस्तार। इसका विस्तार 80 से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच है, दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। और इसमें भी थोड़ा बहुत खिसकाव होता रहता है जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। इसका जन्म दोनों कारणों से हुआ है। दोनों तत्व इसमें फैक्टर्स में काम करते हैं, दोनों कारक काम करते हैं, तापीय भी और गत्यात्मक। गत्यात्मक कारण के कारण यहां से काफी सारी वायु बाहर की ओर फेंकने का प्रयास होता है। वायु की परतें पतली होती रहती हैं क्योंकि जब वायु बाहर की ओर फेंकी जा रही है, परंतु अत्यधिक ठंड होने के कारण ये जो गत्यात्मक प्रभाव है, अत्यधिक ठंड इसको और कम कर लेती है, उसको शून्य कर देती है, उसको और शैडोड कर देती है। यानी गत्यात्मक कारण के प्रभाव को तापीय कारक शून्य कर देता है, समाप्त कर देता है। यानी मूलतः यहां पर जो उच्च वायु दाब है, तापमान के कारण अत्यधिक कम तापमान तो अधिक वायु दाब। इसका जो विशेषताएं हैं इस पेटी की, इसमें वही बात लिखी जो मैंने बताई है, थिनिंग ऑफ एयर। थिंकिंग नहीं है, थिनिंग, THINING, के गलत लिखा गया इसमें। प्रोसेस क्या होता है? थिनिंग ऑफ एयर ऑफ लेयर बाय द ड्यूनरल रोटेशनल फोर्स। दैनिक गति के कारण वो वायु की परतें पतली होती रहती हैं। थर्मल फैक्टर, क्या थर्मल फैक्टर? टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, 0 से भी कम तापमान। ओवरशैडोड द डायनेमिक फैक्टर, इसका
शेडो कर देता है, इसको शून्य कर देता है या समाप्त कर देता है। और ये जो वायु है यहाँ सघन होती है, बहुत ठंडी होती है। ये था उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी के बारे में। और इसकी विशेषताएं क्या है? बहुत अधिक ठंड होती है और जो वर्षा है नामात्र की होती है। बस यही दो ही विशेषता हैं और ज्यादा की आवश्यकता भी नहीं है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक वेरी लो टेम्परेचर, फ्रोजन ग्राउंड यानी जो भूपृष्ठ है वो सदा जमा रहता है, लिटल रेनफॉल, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये लिख सकते हैं आप। इसके बाद है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, लंबवत वितरण तापमान का। जो जो हम ऊपर जाते हैं यानी जो जो हम ऊंचे जाते हैं वायुदाब घटता जाता है और वायुदाब घटने की जो दर है वो एक जैसी नहीं है। अब इस जो टेबल है, इस टेबल में सारा का सारा दिखाया गया है। समुद्र तल पर 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, पीछे बताया भी था 45 डिग्री लैटिट्यूड पर 1013.25 मिलीबार वायु भार है। अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर चले जाएं 8.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वायु भार रहेगा 898.7, 701.0 मिलीबार रहेगा 3000 मीटर पर। तो इस टेबल में पूरा का पूरा दिखाया गया है कि किस प्रकार जो जो हम ऊपर जाते हैं वायु भार घटता जाता है और 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद ये वायु भार घटकर -78.1 डिग्री सेल्सियस पर केवल 1 मिलीबार से भी बहुत बहुत कम 0.003 मिलीबार वायु भार रह जाता है। क्यों घटता है जो जो हम ऊपर जाते हैं वायु भार? इसके कई कारण हैं। कॉलम की लंबाई छोटी हो जाती है, वायु का जो स्तंभ उसकी लंबाई छोटी हो जाती है। हैवी एयर नियर सरफेस एंड लाइट एयर एट हायर एल्टीट्यूड, नीचे जो स्तंभ की वायु है या भूपृष्ठ के नजदीक या भूतल के नजदीक की वायु है वो भारी होती है, ऊपर की वायु हल्की होती है। कंप्रेसिव नेचर ऑफ एयर, वायु की संपीडीय प्रवृत्ति है और संपीडीय प्रवृत्ति होने के कारण जो नीचे की वायु है वो गहन होती है, डेंस होती है और ऊपर की वायु विरल होती है। ग्रेविटेशनल पुल इज मोर एट द एयर नियर द अर्थ सरफेस, जो गुरुत्वाकर्षण बल है भूपृष्ठ के नजदीक अधिक है, इसलिए भूपृष्ठ के नजदीक की वायु भारी है, ऊपर की वायु हल्की है। और जो कि भूपृष्ठ से दूर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम, इसलिए ऊपर की वायु हल्की है। तो 3-4 कारण हैं जिन कारणों से जो हम ऊपर जाते हैं वायुदाब घटता जाता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जो कुछ फैक्ट हैं वायुदाब के बारे में वो भी मैं बता दूं। जो वायुदाब पेटियां बताई गई हैं वो जितनी रेगुलर, जितनी नियमित, जितनी लाइन के रूप में दिखाई गई ऐसी नहीं है। हाँ, दक्षिणी जो गोलार्ध है उसमें तो कुछ ना कुछ नियमित है। ये क्यों नियमित है? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल बहुत ज्यादा है। तो जलमंडल की अधिकता के कारण, सरफेस की यूनिफॉर्मिटी के कारण, सरफेस जो भूपृष्ठ की एकरूपता के कारण ऐसा है, ये अधिक नियमित हैं वायुदाब पेटियां। जबकि उत्तरी गोलार्ध में इन वायुदाब पेटियों में काफी विभंगता है, काफी इरेगुलरिटी है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में असमान वितरण है जल स्थल का। और केवल जल स्थल का असमान वितरण नहीं है, स्थल पर भी कहीं पर्वत आ जाएंगे, कहीं पठार आ जाएंगे, कहीं पर मैदान आ जाएंगी, कहीं पर घाटियां आ जाएंगी। तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ये पेटियां कम नियमित हैं, दक्षिणी गोलार्ध में ये पेटियां अधिक नियमित हैं। दोनों पॉइंट का सारांश यही है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जलभाग की अधिकता है। तीसरे, जो आपकी वायुदाब पेटियां हैं वो स्थायी नहीं है, फिक्स नहीं है, वो शिफ्ट होती रहती हैं, उनकी अवस्थिति बदलती रहती है। जब सूर्य उत्तरायण होता है ये उत्तर की ओर खिसकी होती हैं और जब सूर्य दक्षिणायन होता है ये दक्षिण की ओर खिसकी होती है। चौथे, देयर इज नो डेफिनेट ट्रेंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल। जब हम इक्वेटर से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं, कोई एक निश्चित प्रवृत्ति नहीं है कि इस दर से वायुदाब घटेगा। यानी वायुदाब घटने की दर कोई निश्चित नहीं है। जो जो हम भूमध्य रेखा से
जाएंगे ध्रुवों की तरफ, जैसा कि तापमान की स्थिति में है। तापमान की स्थिति में कहा था ना कि जो जो हम भूमध्य रेखा से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की तरफ जाते हैं तो तापमान लगातार घटता रहता है। तापमान के संदर्भ में तो है ये बात, परंतु वायुदाब के संदर्भ में नहीं है कि अक्षांश के अनुसार ये घटता या बढ़ता चला जाएगा। एयर प्रेशर ऑन अर्थ इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अलोन। जो आपका भूपृष्ठ है उस पर वायुदाब का वितरण केवल तापमान का कारक नहीं है। केवल तापमान की भिन्नता के कारण वायुदाब में भिन्नता नहीं आती, बल्कि अन्य कारण जो गत्यात्मक कारण है या दूसरे कारण है, उन कारणों से भी जो वायुदाब है वो कम ज्यादा होता है। केवल अकेला तापमान कारक प्रभावित नहीं करता वायुदाब को, अन्य कारक भी प्रभावित करते हैं। छठे है जो भूपृष्ठ पर वायुदाब है वो समदाब रेखाओं द्वारा या समभार रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है। और समभार रेखाएं पता नहीं मुझे, ध्यान नहीं मुझे, मैंने बताया ना बताया बता दूं कि समभार रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो एक समान वायु भार या एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हुई खींची जाती हैं। और उसमें भी मैंने ये कहा था कि वायु भार रेखाएं खींचने से पहले वायु भार को भी सम्मानित कर लिया जाता है समुद्र तल के अनुसार। तो ये था आपका टॉपिक, वायुदाब क्या है और वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, वायुदाब का क्षैतिज वितरण क्या है और वायुदाब का लंबवत वितरण क्या है, और वायुदाब के संदर्भ में कुछ जो फैक्ट्स हैं वो मैंने लास्ट में डिस्क्राइब आपको किए हैं। थैंक यू।